नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। योजना आयोग का दावा है कि पिछले 7 सालों में 15% गरीबी कम हुई है। योजना आयोग ये भी कहता है कि शहर में 33 रुपये और गांव में 27 रुपये कमाने वाला गरीब नहीं है। इससे पहले भी शहर में 32 रुपये कमाने वाले को गरीबी रेखा से ऊपर मानने पर योजना आयोग की काफी आलोचना हुई थी। योजना आयोग के मुताबिक अब गांव में 27 रुपए रोज और शहर में 33 रुपए रोज से कम खर्च करने वाला ही गरीब माना जाएगा। 5 लोगों के परिवार में गांव में 4080 और शहर में 5000 रुपए से ज्यादा खर्च करने वाला गरीब नहीं होगा। योजना आयोग ने प्रति व्यक्ति खपत के आधार पर जो नए आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक बीते 7 वर्षों में गरीबों की तादाद में करीब 15% की कमी आई है। वित्त वर्ष 2004-2005 में देश की आबादी के 37.2% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जबकि 2011-2012 में ये 21.9% रह गए। जो मापदंड उन्होंने पहले रखा था, उस मापदंड के हिसाब से पावर्टी 37% से 21% हो गई है। मापदंड को अगर बदलना है तो आपके रिजल्ट्स बदलेंगे, ठीक है ना। इस मापदंड के अलावा एक फैमिली अगर 5000 रुपया कमाती है तो वो उससे कम कमाती है, वो पावर्टी के नीचे है। अगर एक फैमिली में 5 जन हैं और वो 5000 रुपया महीना कमाते हैं, उससे कम कमाते हैं, तो वो बिलो पावर्टी है। उस आधार पे उन्होंने कहा है कि 37% से 21% हो गई है। लेकिन आप कह सकते हो कि 5000 का जो आप बात कर रहे हो इनकम एक फैमिली की, वो कम है, उसका जो मापदंड है वो अलग होना चाहिए। अगर आप 15,000 करोगे, जब 50,000 करोगे तो अपने आप पावर्टी फिगर्स इधर उधर हो जाएंगे ना। विपक्ष ने इन आंकड़ों पर सरकार की जमकर खिंचाई की है। विपक्ष का कहना है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों की तादाद घटाकर दिखाना गरीबों को सरकारी योजना से महरूम करने की कांग्रेस की साजिश है और ये गरीबों के साथ मजाक है। आंकड़ों से पेट नहीं भरता है ना, और गरीबों के घाव पर जो महंगाई से इतने पीड़ित है, ये लोग इस प्रकार की गलत आंकड़े देकर मिर्च और नमक डाल रहे हैं उस घाव में। हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस था, इन्होंने खुद ही कहा कि बिल्कुल गलत आधार है, और उस आधार क्योंकि वो गलत है, उन्होंने कहा एक नया आधार वो बनाएंगे। लेकिन वही वो पेश कर रहे हैं दिखाने के लिए कि कितना हुआ। इससे उनका फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सच्चाई और इनके आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। प्लानिंग कमीशन भी सरकार के हाथों में खेल रहा है। देश का भला करने की बजाय इतना कहते हैं कि 27 रुपए में दिन का गुजारा करो। मैं अपनी ओर से प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष को हफ्ते के पैसे देता हूं कि गांव में जाकर रहें और उस एक हफ्ते के पैसे में अपना गुजारा करके दिखाएं। यूपीए के सहयोगी दल ने भी इन आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। योजना आयोग के जो आंकड़े हैं और विशेष करके जो उन्होंने एक सीलिंग लगाई है, वो बिल्कुल सरासरी गलत है। आज के ज़माने में योजना आयोग ने भी वर्तमान परिस्थिति, जो देश में एक आम आदमी को खाने पीने के लिए, रहने के लिए जो ज़रूरत है, उसका ध्यान में रखते हुए उन्होंने नई सीलिंग निर्धारित करनी चाहिए। और ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से बिल्कुल हम भी सहमत नहीं हैं। यूपीए सरकार आर्थिक मोर्चे पर नाकामी की तोहमत झेल रही है, लेकिन गरीबी घटने के ताज़ा आंकड़े उसे खुश होने का मौका दे सकते हैं, क्योंकि योजना आयोग के आंकड़ों में 2004 से 2012 के बीच गरीबी घटने का दावा किया गया है और ये पूरा कार्यकाल मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार का ही है। लेकिन आखिर इन आंकड़ों की हकीकत क्या है? योजना आयोग के आंकड़ों की हकीकत क्या है, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के प्राइम डिबेट में। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है डॉक्टर एस.एस. सांगवान, अर्थशास्त्री हैं। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर एस.एल. शर्मा मौजूद हैं, समाजशास्त्री हैं, और साथ ही हमारे साथ अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार हमीर सिंह जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर सांगवान, आखिर इन आंकड़ों की हकीकत क्या है? किस तरह से तय किए जाते हैं ये आंकड़े, जो ये कहते हैं कि 33 रुपये शहर में कमाने वाला गरीब नहीं है और 27 रुपये गांव में कमाने वाला गरीब नहीं है? जी, ये अलग अलग सर्वे जो हुए हैं, तो वहाँ अलग अलग मापदंड लिया गया है। जी, वैसे तो पहला प्रश्न तो यही उठता है कि ये सर्वे हमेशा
5-5 साल के अंतराल पर होते रहे हैं। जैसे 93, 94 में हुआ, 98, 99 में हुआ, 2004-05 में और 2009-10 में। अभी ये होना था 2014-15 में। फिर अभी इतनी जल्दी क्यों ये आंकड़े जारी किए तो गए? सरकार ने ऐसा लगता है कि अपनी मार्केटिंग करने के लिए क्योंकि अगले साल चुनाव है। 2011-12 के साल को चुना है। 2011-12 का साल एक बहुत ही अच्छा साल था। उदाहरण के लिए हरियाणा में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 8.4% थी 2011-12 में, जबकि 2009-10 में ये -1.4% थी। और ये सर्वविदित है, माना हुआ है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट का और पावर्टी कम होने का बड़ा गहरा संबंध है। तो एक तो ये चीज़, क्योंकि इन्होंने फेवरेबल एग्रीकल्चर ईयर को लिया है जी, और दूसरा क्योंकि 2011-12 में ओवरऑल ग्रोथ रेट, जीडीपी का ग्रोथ रेट भी अच्छा था, जो कि 2012-13 में घट गया है। इस साल तो बहुत नीचे आया। हाँ, तो ये सब जो फेवरेबल बातें थी, इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम थे, चाहे वो मनरेगा का हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हो, वो अपने प्राइम लेवल पर थे इम्प्लीमेंटेशन के 2011-12 में। इस वजह तो से ये साल चुना गया और इसमें कुछ स्थिति लगता है ठीक थी। अनुकूल परिस्थितियों को लेते हुए और आंकड़ों को अच्छा इन्फ्लेट किया जा सकता है, इसलिए ये साल चुन करके सरकार ने मार्केटिंग करने की कोशिश की। प्रोफेसर शर्मा, 33 रुपए में एक आदमी शहर में कैसे गुजारा कर सकता है और 27 रुपए के साथ गांव में, जबकि महंगाई इतनी ज़्यादा है? कहाँ से ये इन आंकड़ों में सच्चाई दिखाई देती है? देखिए, ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि गरीबी जैसी गंभीर समस्या आंकड़ों का खेल बन रही है। इसलिए दुर्भाग्य की बात है कि बजाय इसके कि जो मसला है उसको सीधे सीधे हम फेस करें, हम उसके साथ राजनीति खेल रहे हैं। बड़ी मोटी सी बात यह है कि दो आधारों पर, एक व्यावहारिक धरातल पर और दूसरे तकनीकी धरातल पर, अगर हम इस जो आय ली गई है, इनकम ली गई है, पहली बात तो खाली इनकम को गरीबी का आधार मानना यही अपने आप में एक प्रश्न है, एक प्रश्न होना क्या चाहिए, क्या आधार होने चाहिए? गरीबी के मापदंड के लिए दो तरह के अप्रोचेस हो सकती हैं। एक ये है कि आप आखिर गरीब कौन है। हाँ। एक नज़रिया ये है कि जिसको 2 जून का खाना नसीब नहीं होता वो गरीब है। ये बड़ी सीमित परिभाषा है, पर अब और इनकी तादाद हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। बहुत। पर अब इस 2 जून के दोनों वक्त के खाने के लिए भी सवाल यह है कि गरीबी खाली पेट भरने से वास्ता नहीं रखती, बल्कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे इससे भी वास्ता रखती है। अगर हम इस आधार को भी माने तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कसौटी दी 2400 कैलोरीज, 2400 कैलोरी एक दिन में एक आदमी को चाहिए, क्या वो 33 इन्होंने रुपए में मिल घटा के, पाएगी? इन्होंने इस रकम को तय करने के लिए घटाकर उसको 1800। सर 1800 भी हो जाए तो भी क्या 33 रुपए में 1800 कैलोरी ले सकता है ये दूसरा, ये व्यावहारिक। पहली बात मैं कह रहा हूँ तकनीकी आधार पर ये क्वेश्चनेबल है जी। इस पर सवाल या चिन्ह लग रहा है कि भाई आप 2400 से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है घटा के 1800 क्यों कैलोरीज मान रहे हैं? पर वो 1800 दूसरे भी नहीं, 1800 भी आप हासिल कर सकते नहीं हासिल कर सकते, ना गांव में ना शहर में। इसलिए दोनों ही धरातल पर ये चुनौती का विषय है। और इसके पीछे जैसा सांगवान साहब ने कहा जो मंशा दिख रही है वो यही सियासत ही दिखाई दे रही है। हाँ, कि गरीबों की संख्या भले ही बढ़ती जाए पर गरीबी के आंकड़े कम कर दिए जाएं। क्या यही बात है? आपको लगता है कि गरीबों की संख्या बढ़ जाए लेकिन गरीबी के आंकड़े कम होते जाए? मुझे तो लगता है कि जो हमने विकास का एक तरीका चुना है, विकास का एक रास्ता चुना है, उस रास्ते का जो बेस है, बेस जो है वो प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है उनका भी, और जो बड़े पैमाने पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका भी शोषण कर रहा है वो पूरी तरह। और कितनी ट्रेजिडी से, कितनी बातों से अब सामने ये बातें आ रही हैं। और वो जो एक ट्रेंड है, ट्रेंड ये साबित हो रहा है कि
देश का 16,95,000 करोड़ रुपए का बजट है, यूनियन बजट ठीक 2013-14 का जी। और उसमें से जब हम देखते हैं कि हिस्सा किसको कितना मिलना है, 5,70,000 जो योजनाएं भी बनाई जा रही हैं उनका फायदा कितनों को मिल रहा है? कितनों को मिल रहा है? हम सोचते हैं, हम आंकड़े इसलिए इकट्ठे कर रहे हैं ना कि उन लोगों तक पहुंच पाए जो लोग गरीब हैं, जो जरूरतमंद है। हमने नजरिया ये अपना लिया है कि जो गरीब की सब्सिडी है, वो बर्डन है, वो बोझ है सरकारी खजाने पे, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। और इसीलिए बार बार हम पेट्रोल, डीजल, डीएपी, यूरिया इसको डी कंट्रोल कर रहे हैं कि जितनी भी महंगाई बढ़नी है बढ़ने दो। दूसरी साइड हम कारपोरेट हाउसेज को 5,70,000 करोड़ रुपए का रिबेट कंसेशन दे रहे हैं आयकर में, कस्टम ड्यूटी में, एक्साइज में, डिफरेंट टाइप का। और इसलिए जो अप्रोच है, ये अप्रोच ये डिसाइड करती है कि जो ग्रोथ रेट का भी जो एक अकेला पैमाना जो लोग मानते हैं दुनिया में, जे भी यूएनडीपी भी ये कहने लगी है कि कोई रेट ऑफ ग्रोथ अकेला मापदंड नहीं हो सकता लोगों की सुविधाओं के एंगल से और गरीबी के मामले पे। इट मीन जो वो ग्रोथ रेट का हिस्सा किसको कितना जाता है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा ना, वो उसको कितना जाता है। इसलिए जो दौर चला इसमें गरीबों की संख्या बल्कि बढ़ रही है, कम होने के बजाय कि ऑन द ग्राउंड पे। आंकड़ों का खेल जो मर्जी करते रहो वो अलग सवाल है। और आज केवल आदमी को रोटी नहीं चाहिए, इस सोसाइटी में स्टैंड करने के लिए उसके बच्चे को एजुकेशन चाहिए। क्या सिर्फ मोबाइल आप सभी को उपलब्ध करा रहे हैं? और मोबाइल आप उपलब्ध करा दो, रोटी उसके बच्चे को मिल रही है, पौष्टिक खाना मिल रहा है या नहीं, ये अलग बात है। रोटी भी केवल नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ और उसका एक सल्टर का सवाल। जैसे बेघरे हो रहे हैं, जितनी जमीन महंगी हो जाएगी कोई लोग और बेघर होते जाएंगे उसके मुकाबले, ये एक बड़ी बातें हैं। और आजकल हमने जो डिस्पैरिटी है वो इस लेवल पे कर दी है कि गरीब के बच्चे के लिए और स्कूल है, गरीब के आदमी के सेहत के लिए इलाज कराने के लिए और टाइप का अस्पताल है, और अमीर के लिए और डिस्पैरिटी इकोनॉमिक पहले रही थी पर आज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से भी अलावा जो सोशल टाइप की डिस्पैरिटी है ये जितने लेवल पे बढ़ रही है इसको भी सोचने की जरूरत है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे तो ये लगता है कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं डेवलपमेंट के पे, इस पे क्या हमें रीथिंक करना चाहिए। और मुझे लगता है कि रीथिंक करने के बिना हम ना प्राकृतिक रिसोर्सेज बचा पाएंगे और ना ह्यूमन रिसोर्सेज को हम पूरी तरह टैप कर पाएंगे। और जब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट लगातार बढ़ रहा हो, बेरोजगार देश में बढ़ रहे हो और हमारी 55% से ज्यादा यूथ हो कंट्री में और वो बेरोजगार घूम रहा हो और हम कहें कि गरीबी कम हो रही है, कैसे गरीबी कम? डॉक्टर सांगवान, किस तरह से गरीबी कम हुई फिर? देखिए, पहले तो मैं आपका 15% उन्होंने दावा किया कि 7 साल में 15% गरीबी कम हुई। मैं कुछ आंकड़ों से जी आपके सामने उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे बताया कि जैसे हरियाणा में अगर हम मार्च 2007 का प्रेस नोट देखें प्लानिंग कमीशन का, तो 22 लाख गरीब थे, 22.93 लाख। और अगर हम अभी जो प्रेस नोट जारी हुआ है 22 जुलाई को, उसके अनुसार 28.83 है। सर, क्या इनका आधार भी यही रहा होगा कि 33 रुपए से कम वाला और नहीं, 27 आधार रुपए से कम वाला डिफरेंट था। गरीब? ये आधार डिफरेंट होने का एक कमाल है कि इतने परसेंटेज डिक्लाइन दिखाई गई है। एक मेथोलॉजी के कारण इतना ज़्यादा डिक्लाइन दिखा दिया जो कि वास्तव में मतलब जैसे वास्तविक प्रतीत नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम पिछले उन आंकड़ों को भी कंपेयर करें जितना नेशनल लेवल पर बताया गया है, हरियाणा में कंबाइंड पावर्टी 11.16% है अभी के आंकड़ों के अनुसार जी, जबकि यही जो है 2004-05 में ये आपकी 14% थी। कम हुई है, लेकिन जितना डिक्लाइन पर जैसे पर एनम डिक्लाइन दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर तो डिक्लाइन पर एनम 1% से भी कम है, जबकि नेशनल लेवल पर 3% तक डिक्लाइन दिखाया जा रहा है, 3 टाइम्स डिक्लाइन दिखाया जा रहा है। इसी तरह से हरियाणा में रूरल पावर्टी पहले 11.64% थी 2004-05 में, जो घट के जो है मतलब जैसे वो थोड़ी सी 13 पॉइंट से घट के आई है, 13.60%। जब आप मापदंड ये बना देते हैं कि 33 रुपए से कम वाला और 27 रुपए से कम वाला ही गरीब है, इसके क्या मायने होते हैं? हमीर सिंह जी,
न्यूनतम मजदूरी की बात करें तो वो भी 5,000 के आसपास, 5,000 रुपये महीने के आसपास बैठती है। तो यहाँ तो सिर्फ 1,000 रुपये एक इंसान कमा रहा है। बिल्कुल, ये भी गवर्नमेंट का 1948 से, आज से नहीं है। न्यूनतम मजदूरी का एक्ट 1948 का है और तब से लेकर हमने एक स्टैंडर्ड तय किया है कि कम से कम इतना तो लोगों को मिलना चाहिए, तब जाकर पेट भर पाएगा वो। पंजाब में 5200 रुपए है और इवन मनरेगा की दिहाड़ी भी 184 रुपए है, हरियाणा में 214 रुपए है। मतलब सरकार अपनी ही एक योजना में ये कहती है कि इतना, मतलब डिफरेंट मापदंड, इतना मिनिमम देना जरूरी है। और यहाँ आप कह रहे हैं 33 रुपए काफी है। आप 33 रुपए में ये बात करते हैं, मतलब ये। दूसरी तरफ सरकार की ये एक रिपोर्ट ये कहती है कि कंट्री में 77%, 77% लोग 20 रुपए से कम पर गुजारा करते हैं। और उसके बाद फिर आप ही उसको चलो थोड़ा कम कर देते हो। एक तेंदुलकर कमेटी आती है, वो कहती है 67% लोगों को, 67% लोगों को रोजी रोटी देनी होगी, वो नहीं खा सकते हैं। इसीलिए आप खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लाते हैं। बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा बिल लेके आ रही है सरकार। और पंजाब में आटा दाल योजना पे नाम पे वोट मिल जाती है, क्योंकि यदि गरीब नहीं है तो क्यों वोट देंगे लोग। 16 लाख फैमिलीज जिसको आटा दाल योजना में उन्होंने रखा है 30,000 रुपए पूरा साल का एक मापदंड, उसमें 16 लाख आ रहे हैं। और यदि आप 60,000 रख दोगे टारगेट तो वो 32 लाख, ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन हो जाएगी। तो इसके 5,000 के लिहाज से 60,000 बनाना, तो योजना आयोग के आंकड़े तो बिल्कुल कुछ और ही कहते हैं। और तो ये आंकड़े जब पूरे करोगे तो आप योजना जो के कहते हैं कि पंजाब में 8.3% है गरीब, और 8.3% तो कितने में है फिर? या तो पंजाब सरकार का आंकड़ा गलत है या उनका आंकड़ा गलत है। इसलिए ये जो बातें हैं जो उनकी अपनी गवर्नमेंट की हैं और वो गवर्नमेंट के अपने जो आंकड़े हैं एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। डॉक्टर सांगवान, ये आंकड़ों में क्यों विरोधाभास होता है? थोड़ा सा हम एक बात को तो क्लियर कर लें। जब हम 5,000 मजदूरी की बात करते हैं, ये बात सही है कि मैं 33 और 27 रुपये से सहमत नहीं हूँ। 5,000 जो मजदूर लेता है वो सारी फैमिली को सपोर्ट करता है। इट इज़ नॉट फॉर वन मेंबर। और यहाँ जो बात हो रही है पर कैपिटा, जैसे हरियाणा में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मंथली पर कैपिटा 1,100 रुपये दिखाया गया एक व्यक्ति का। यहाँ भी अगर 5,000 परिवार में 5 जन है तो वो इकट्ठा मिलके 5 ही कमा रहे हैं। 5,000 कमाएं या 5500 कमाएं। और ये बात वाकई सत्य है, क्योंकि मैंने कम से कम हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था, जहां 12वीं पास का बच्चा जो 3 महीने की कंप्यूटर ट्रेनिंग के बाद उसको 4,000 और 5,000 के बीच में ही नौकरी मिलती है। और वो नौकरी भी हरियाणा के तो कम से कम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है एक्सेप्ट गुड़गांव और पंचकुला। इनके सिवा ये हालत है पढ़े लिखे तबके की, तो गरीब की क्या बात करेंगे? वो पढ़ा लिखा तबका जो कि थोड़ी सी स्किल भी प्रोवाइड की गई है, जिसको 3 महीने की ट्रेनिंग भी दी गई है जी। उसमें कुछ ग्रेजुएट भी हैं और उनको पिछले 3 सालों से इसी रेंज में नौकरी मिलती है 4,000 और 6,000। अगर लोकल डिस्ट्रिक्ट में तो कई जगह 3,500 हज़ार में लगे हुए मैंने देखे हैं। और दूसरी बात ये आपको बताऊं कि ये एवरेज जो है बड़ी भयावह है। मैं अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन पर काम कर रहा था, तो हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्ट्स पंचकुला और गुड़गांव की जो बैंक डिपॉजिट है सारी स्टेट की 40% है। और एवरेज निकाल दीजिए तो कहाँ महेंद्रगढ़ रहेगा, कहाँ भिवानी रहेगा। तो ये एवरेज जो फिनोमिना है वो एक पुरानी कहावत है, वो बहुत ही सार्थक इसमें लगेगी आपको कि एवरेज ज्यों की त्यों और कुणबा डूबा क्यों। सरकार बड़ी अच्छे आंकड़े लेके आती है कि इतने % ग्रोथ होगी, लेकिन ये कहावत आपने सुना होगा कि कोई परिवार नदी को पार कर रहा था जिसमें मेरे जैसा भी लंबे आदमी भी थे, कुछ छोटे बच्चे भी थे, और एवरेज निकाल के कहा कि पानी तो 4.5 फीट है, एवरेज हमारी 5 फुट 9 इंच है, सब पार हो जाएंगे। लेकिन बाहर निकले तो उनमें से 1-2 परिवार के सदस्य डूब गए। फिर उन्होंने कहा क्या हुआ, हमारी एवरेज तो गलत नहीं है। एवरेज चेक की, एवरेज तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। तब ये कहावत बनी थी, एवरेज ज्यों की त्यों और कुणबा डूबा क्यों। अब इस एवरेज में कितने लोग डूबेंगे सर? मुझे ये लगता है कि अगर आप सच्चाई, ज़मीनी सच्चाई को देखें तो डूबने वालों की संख्या असंख्य होगी। इसलिए कि जैसे हमारा अपना इनका सर्वे है, उसी हिसाब से ऑक्सफोर्ड सर्वे हुआ है और उसके हिसाब से
हिंदुस्तान में गरीबी का प्रतिशत 55% है। एक और इनका है जो घटकर 21% रह गया है। अब कहाँ 21%, कहाँ 55%। तो उससे अंदाज लगाया जा सकता है कि क्योंकि सारी योजना आंकड़ों की जादूगरी दिखा रही है बस लोगों को दिखाने के लिए कि गरीबी कम हुई है, लेकिन समझ नहीं आता कैसे कम हुई है। एक और है कि खाद्य सुरक्षा बिल ला रही है सरकार, तो अब यानी कि उसके दायरे में भी लोग कम आएंगे अगर सरकार के आंकड़े यही रहे तो। निश्चित रूप से यही असली जो इसके पीछे राजनीति है वो यही है। दो तरह की बातें हैं, एक तो वोट की राजनीति है कि उनको अपने इलेक्शन आ रहे हैं तो वोट चाहिए, और दूसरी सबसे बड़ी एक ये भी है कि इसका जो फ्लिप साइड है वो ये है कि जितने भी ये लोग हैं उन जो इस एलिजिबिलिटी कंडीशन को मीट कर पाएंगे वो उतना ही घट जाएंगे, तो सरकार पर वजन उतना ही कम रहेगा, बोझ उतना ही कम आएगा। तो ये बड़ी, जैसे मैंने शुरू में कहा है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि गरीबी जैसे मसले को मजाक में लिया जा रहा है। खेल बिल्कुल। अमीर सिंह जी, खाद्य सुरक्षा बिल लाती है सरकार, एक तरह से ट्रम्प कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है सरकार के लिए अगले आने वाले चुनाव में, लेकिन अब किस तरह से एक कारगर होगा अगर इसी तरह से आंकड़े, ये जो आंकड़ों की हकीकत अगर यही रही तो? अगर गरीबी, और सरकार ने ट्राई पहले भी किया, पहले 2-3 रिपोर्टें कितनों लोगों को दिया जाए, कितनों, लास्ट में एक अब डिसाइड किया है कि 67% लोगों को हमने देना है। 67% एक तरफ आप कह रहे हैं कि लोगों को भोजन की जरूरत है, दूसरी तरफ और दूसरी तरफ आप ये बता रहे हो 21% रह गए हैं। ये सोचने की बात है कि आप 21% रिड्यूस फिर क्यों कर रहे हैं, जब उस बात पे जाना है आपको, 67% लोगों को देना है आपने भोजन। और दूसरी बात ये भी है, एक और सामने हमारे पिक्चर है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। देश में 5 लाख के करीब फार्मर सुसाइड कर चुके हैं पिछले सालों में, और कर्जा बढ़ रहा है। हालांकि फार्मर के पास तो जमीन भी है, इट मीन वो 27 रुपए से तो ज्यादा अर्न करता ही है, और पंजाब वर्गे स्टेट में भी किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है। कम कमाने वालों की तो और कम कमाने वाले की तो कैसे सोचेंगे हम अपना गुजारा कर जब गुजारा एक मिनिमम लेवल का सामाजिक स्टैंडर्ड कायम रखने के लिए, क्योंकि वो आदमी केवल पशु नहीं है, उन्होंने सामाजिक इसी समाज में रहना है, उसमें एक लेवल उसके तौर तरीके अपनाने हैं, उन्होंने शादियां भी करनी है, उन्होंने पढ़ाना भी है, उन्होंने बाकी के जो सरोकार जो है उसके साथ भी देखना है। इसलिए ये सभी को नजरअंदाज करके नहीं आप चल सकते। वाकई फिर जब वो बातें नजरअंदाज करके चलते हो तो ये आंकड़े एक तरह से मजाक ही लग रहे हैं। यही आंकड़े मजाक इसीलिए खेती में भी लगते हैं। खेती में भी आप उत्पादन लागत कैसे निकालते हो, उत्पादन लागत में उनकी बाकी चीजों का ख्याल नहीं रखते हो, और वो सुसाइड कर रहा है, कर्ज बढ़ रहा है लगातार। यही आम लोगों पे आप लागू कर रहे हो। यानी कि सच्चाई से एक तरह से जो सरकार है वो आंखें मूंद कर बैठी हुई है, वो आंखें सरकार को खोलने की जरूरत है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सर्वेक्षण इसलिए कराया जाता है ताकि गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का फायदा उन्हें मिल सके, लेकिन इस महंगाई के दौर में योजना आयोग के ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। विकास का अहम मापदंड ये भी है कि लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकाला जाए, लेकिन उनमें हकीकत भी नजर आनी चाहिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।